हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग का, सॉरी यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मैराथन क्लासेस, जो कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में सबसे हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करूंगी जो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगी। और ये सिर्फ आप लोगों की एक वीडियो है, जो कि इसमें मैं कोशिश करूंगी कि 2 घंटे से पहले ही आप लोगों को सबका सब अच्छे से क्लियर कर दूं। बाकी आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, ये सारे टॉपिक आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आप लोगों का जैसे कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करी हुई है। जो जो टॉपिक आप लोगों के अब नहीं आ रहे हैं वो मैंने उसके लिए अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हुई है कि आप लोगों का अब कौन कौन सा टॉपिक है जो अब नहीं आएगा और कौन कौन सा आप लोगों का कट गया है। और न्यू कॉन्सेप्ट की वजह से जैसे कि बच्चों को कन्फ्यूजन होगी कौन सा टॉपिक कटा है या फिर पूरी यूनिट काट दी गई है। तो उसके लिए आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल पर जाके एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी गई है कि सिलेबस में और एग्जाम पैटर्न में आपके क्या क्या चेंजेस आए हैं। बाकी सब मैं ये सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपके एक वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बाकी मैंने आपके इन्वायरमेंट एजुकेशन के लिए भी आपकी मैराथन क्लासेस अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी होगी तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए मैंने आप लोगों के लिए अपने चैनल पर और भी वीडियो, जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है दोस्तों। बाकी मैं आइकन बटन लगा दूंगी तो आप लोग वहाँ पे जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले है आप लोगों का असेसमेंट फॉर लर्निंग की मीनिंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का आपका अर्थ क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता क्या है। क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही है, जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के, सॉरी आप लोगों ने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं आप लोगों ने क्रिएटिंग में भी जेंडर में भी देखा होगा कि उन लोगों की मीनिंग, उनकी डेफिनेशन पूछी ही गई है आप लोगों को। क्योंकि अगर आप लोगों का क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव है उसमें भी आप लोगों का इस साल पेपर पे भी और मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन और व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर। तो वो सब आप लोग के एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप असेसमेंट का मतलब भी देख लीजिए कि असेसमेंट आखिरकार होता क्या है। Assessment can focus on the individual learner, the learning community, class, workshop or other organized group of learner, the institution or the educational system। इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि असेसमेंट का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। किसी भी चीज़ का एसेस करना, मूल्यांकन करना आप लोगों का असेसमेंट कहलाता है। मूल्यांकन करने का मतलब आपको नॉट फॉर्म में असेस करना। असेस का मतलब दोस्तों अगर मैं नॉर्मल इजी वे में आप लोगों को बता दूं तो एक चीज़ का आपका ये हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति या फिर किसी चीज़ पर आप लोगों का असेस करे, आकलन करे, या फिर कोई कार्रवाई या फिर कोई फैसले लेता है या फिर आपको कोई निर्णय लेता है तो वो आपका किस में आ जाता है, मूल्यांकन करना, मतलब असेसमेंट कर देता है वो, राइट। फर्स्ट लाइन का मतलब आप लोगों का ये हो जाता है कि असेसमेंट जो है, मूल्यांकन जो है वो आप लोगों का एक इंडिविजुअल लर्नर, मतलब कि आपके व्यक्तिगत के लर्नर पर ध्यान देते हैं, आप लोगों का फोकस करते हैं वो लोग, राइट। जैसे द लर्निंग कम्युनिटी में आ जाते हैं क्लास, आपकी कोई भी क्लास हो, आप लोगों का कोई भी वर्कशॉप हो या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज ग्रुप जो कि आप लोगों पे उनका असेसमेंट करते हैं। और द एजुकेशनल सिस्टम, और आप लोगों के एजुकेशन सिस्टम के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को मूल्यांकन का मतलब हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का अगर मूल्यांकन या फिर इवैल्यूएशन आपका एक वर्ड आता है, ये दोनों का मतलब आपका सेम होता है। इसमें नॉर्मली आप लोगों को कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवैल्यूएशन और असेसमेंट यानी मूल्यांकन और आकलन दोनों आपका इसका मतलब हो जाता है। और इन दोनों में सेम ही चीज़ ये हो जाती है कि इन दोनों में ही बच्चों की जो कोई भी प्रक्रिया होती है उसका मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन करने का ये है कि उनका प्रयोग किसमें करते हैं, मैक्सिमम उसमें किया जाता है जिसमें कि बच्चों के संपूर्ण, उनके किसी भी लिस्ट की स्थिति की जांच की जाती है कि उनकी प्रक्रिया कैसी जाती है। जैसे कि आप लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों के इजी में बता दूं तो जैसे ही बच्चों के एग्जाम लिए जाते हैं तो उसके बाद आप लोग जो चेकिंग करते हैं वो आपके एक असेसमेंट मूल्यांकन में आ जाएगा कि बच्चे ने किस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर दिया है, उस क्वेश्चन को कैसे हल किया है, उन्होंने क्या क्या चीज़ की, तो वो आप लोग का एक मूल्यांकन में ऐड हो जाता है, राइट। आगे देखते हैं, डेफिनेशन बताना है एक्सेस का। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट अबाउट कंटेनमेंट, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन।
आप लोगों का जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, यानी कि जो आपकी समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कोशिश करूंगी कि हिंदी में काफ़ी से अच्छे बता दूं कि किसको क्या कहते हैं। तो इसमें जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा सिर्फ एक आप लोगों का कंटेंटमेंट ही नहीं है। इसका मतलब कि नहीं समावेशी आपके रोकथाम के बारे में नहीं बोलता है, नहीं एसिमिलेशन के बारे में बोलता है, रोकथाम, और नहीं आपके एसिमिलेशन यानी कि नहीं आपके किसी मिलाने में आ जाता है कि समावेशी शिक्षा सिर्फ आपका एक रोकथाम है कि रोक देंगे या मिला देंगे। एकोमोडेट में आप लोग सुविधा बोल लीजिए, या फिर आप लोग नॉर्मली ये लिख सकते हैं कि वो नहीं आपके आवास में इंक्लूड होता है। तो एसिमिलेशन आप लोगों को पता चल गया कि एक्सेस क्या होता है, ना ही वो सिर्फ आपके रोकथाम के बारे में और ना ही आपकी किसी सुविधा के बारे में बताता है। इंक्लूसिव एजुकेशन कैन बी एज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन द कल्चर, करिकुला एंड कम्युनिटीज ऑफ लोकल मेन स्ट्रीम स्कूल। समावेशी शिक्षा के बारे में आप ये बता सकते हैं कि तो असेसमेंट में आप लोगों को क्या कर सकते हैं कि आप लोग एसएस में आप लोग विद्यार्थियों के जितने भी, नॉर्मली अगर मैं बोल दूं तो आप लोग इसमें क्या करेंगे कि उनकी प्रक्रिया चेक करेंगे, और आप लोग स्टूडेंट्स के मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग आप उनके लिए एक आप लोग क्या लेंगे, निर्णय लेंगे कि हाँ उनका जो आपने आकलन किया है उसकी प्रक्रिया में आप लोगों ने उन बच्चों ने क्या क्या परफॉर्मेंस दी है। तो यह आपके मूल्यांकन में आ जाता है, जो आप उनके करिकुलम या स्टूडेंट के कल्चर और उनके मेन स्ट्रीम स्कूल के बारे में बता देते हैं। आगे है डेफिनेशन ही है, असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग यूजुअली इन मेजरेबल टर्म्स नॉलेज स्किल एंड बिलीफ में ये आ गया कि तो मूल्यांकन आपका एक उस तरीके की प्रक्रिया है जिसमें आप लोग मेजर कर सकते हैं बच्चों के ज्ञान के, बच्चों के स्किल और उनके बिलीफ में। असेसमेंट इन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, इंटरप्रिटेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स रिस्पॉन्स टू एन एजुकेशनल टास्क। इसका मतलब ये है दोस्तों, क्योंकि ये सब डेफिनेशन आपके हार्लैंड, गिब्स, ब्रॉडफुट इन लोगों ने 1992 में दी, क्योंकि आप लोगों का डेफिनेशन में असेसमेंट फॉर लर्निंग के आप लोगों के बहुत सारे डेफिनेशन बताई गई है। और अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप लोग एक इजी वे में अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि असेसमेंट का आपकी परिभाषा इजी में क्या होती है। तो आप लोग ये भाषा या फिर आप अर्थ में ये बता सकते हैं कि आपका जो आकलन है मतलब असेसमेंट है वो एक तरीके की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम लोग उसके आधार पर किसी भी छात्र के, ठीक है, जिसके आधार पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ जिससे कि मैं जो बोल रही हूँ अगर आप लोगों का कुछ स्किप हो जाए तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपने लिए। तो किसी भी छात्र को ज्ञान का आकलन करते हैं। ये इजी वे में आप लोगों को अगर लर्न हो जाएगी कि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आपको क्या लिखना है। तो आपकी एक वो प्रक्रिया जिसके आधार पर हम किसी भी स्टूडेंट्स के ज्ञान का आकलन करते हैं, ज्ञान का असेसमेंट करते हैं कि बच्चे ने क्या किया है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। असेसमेंट आप लोगों का और इवैल्यूएशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि आप लोग बच्चों को असेस कर रहे हैं, राइट, बच्चों को असेस कर रहे हैं। और दोनों में हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों के संपूर्ण जितनी भी उनकी या आप ये बोल सकते हैं बच्चों की सीमा आप चेक कर सकते हैं कि उनका उद्देश्य कैसे, कितना उन्होंने प्राप्त कर लिया वो बता सकते हैं। तो वही आपका हो जाता है इवैल्यूएशन, चाहे उनके ग्रुप के गैदरिंग से प्रोसेस हो या फिर कोई रिकॉर्डिंग हो या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में वो यूज़ कर रहे हो जो कि ग्रुप ऑफ हो या रिस्पॉन्स हो कोई भी एजुकेशनल टास्क पे, तो उसका आप असेस करते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट। दो तरीके के होते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है सबमिटिव। पहला हो जाता है आपका फॉर्मेटिव और दूसरा हो जाता है आप लोगों का सबमिटिव। तो आप लोगों का फॉर्मेटिव में आपका हिंदी हो जाता है रचनात्मक या निर्माणात्मक में शायद दो शब्द बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा अपने बुक में। बाकी मैं श्योर हूँ कि इन लोगों को हिंदी में निर्माणात्मक बोलते हैं और सबमिटिव को आप लोग कहते हैं योगात्मक या संकलनात्मक। ये दो वर्ड आप लोगों के हिंदी मीडियम की बुक में दिया होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो दो तरीके के आपके असेसमेंट होते हैं,
दो तरीके के प्रकार, अगर आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कभी कभी कि दो प्रकार के आपके असेसमेंट के क्या होते हैं, तो वो दो प्रकार आपके होते हैं, ये फॉर्मेटिव और सबमिटिव। चलिए देखते हैं क्या होते हैं फॉर्मेटिव और सबमिटिव। फॉर्मेटिव में देख लीजिए, द गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग, टू प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक that can be used by instructor to improve their teaching and by student to improve their learning। अगर आप लोगों को नॉर्मल बताऊं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फॉर्मेटिव मतलब जैसे मैंने आपको बोला फॉर्मेटिव, तो फॉर्मेटिव में आपका क्या आ जाएगा, निर्माण। तो निर्माणात्मक में आपका देख सकते हैं पहला वर्ड ही क्या होता है, निर्माणात्मक या फिर रचना करने वाला। तो वो बच्चों की जो लगातार आप लोग किसी भी चीज में मतलब आपका मूल्यांकन करने में, उनका निर्माण करने में आप वो सहायक कर रहा है। और जिसमें क्या कर सकते हैं कि आप लोग के फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि जो अध्यापक होते हैं, जो टीचर जो होते हैं, वो पढ़ाते समय ये देख लेते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने ज्ञान को कितना मतलब वो बच्चे जो हैं वो अपने ज्ञान को कितना ग्रहण कर रहे हैं, मतलब ज्ञान कितना ले रहे हैं उनका, जैसे हम पढ़ाते हैं। तो उसके बाद हम लोग एट दी एंड में क्या करते हैं, बीच बीच में हम लोग उनका मूल्यांकन करते हैं, हम उनको फीडबैक भी देते हैं। जस्ट लाइक अगर हम लोगों ने, मैं एग्जांपल के तौर में आप लोगों को बता दूं कि अगर हम लोग भी कोई भी चैप्टर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते ही बीच में आप किसी भी बच्चों को उठा के या किसी भी बच्चे से प्रश्न कर सकते हैं कि हाँ अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आपने इसके बारे में क्या समझा, या फिर ये कौन था। तो मतलब आप लोग बच्चे का एक इवेल्युएट कर रहे हैं कि बच्चे का टेंशन कितना है, वो आप जांच कर रहे हैं कि बच्चे अभी तक कितना, उन्होंने कितनी नॉलेज अभी तक कितनी प्राप्त कर ली है, वो आपके आ जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। तो आप लोग एट द एंड में क्या करते हैं, स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर लर्निंग, कि अब बच्चों को क्या क्या इंप्रूव करने की उसमें जरूरत है, ये आ जाता है आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में। आगे आता है नेक्स्ट में आपका आ जाता है सबमिटिव असाइनमेंट। सबमिटिव असाइनमेंट आप लोगों को, जैसे कि मैंने अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दिया, तो सबमिटिव में आप लोगों का रचनात्मक या फिर आप लोग योगात्मक मूल्यांकन भी कह सकते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा योगात्मक या फिर संकलनात्मक मूल्यांकन। मतलब मूल्यांकन सबमिटिव का मतलब क्या होता है, सबमिटिव का ही मतलब पता चल जा रहा है कि एक तरीके से आपका अंतिम आकलन क्या होगा, एंड डिसीजन क्या होगा जो आप लोग लेते हैं। द गोल ऑफ सबमिटिव असेसमेंट is to evaluate student learning at the end of instruction unit by comparing it against some standard of benchmark। मतलब नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो इनका एक समेटिव असेसमेंट का मेन गोल क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है, ये सत्र जो आपका है, जो आपका समेटिव असेसमेंट है, जो आपका योगात्मक मूल्यांकन है, ये आपका एट दी एंड में होता है। एट दी एंड का मतलब ये है कि ये आपके अंत में होता है, ये अंत में चेक किया जाता है आपका योगात्मक है। जो आपका टीचर जो होते हैं वो पढ़ाने के बाद ये देखते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को किस हद तक अपने मतलब ज्ञान जितने भी नॉलेज है उस कितने हद तक उन्होंने कैरी कर लिया है, फिर कितने हद तक ले लिया है। जैसे कि आप लोग क्या है, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में सबमिटिव असेसमेंट में क्या इंक्लूड है, मिड टर्म एग्जाम। हम लोग जितने भी सिलेबस आपको कोई भी क्लास 6 का बच्चा ले लीजिए, क्लास 6 के बच्चे को आपने फर्स्ट टर्म के जितने भी आपने चैप्टर कराए हैं, तो उसके लिए हम लोग सबमिटिव असेसमेंट में चेक करेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं, मिड टर्म एग्जाम ले सकते हैं, या फिर फाइनल प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं, पेपर ले सकते हैं, या फिर सीनियर रेसिटल ले सकते हैं। मतलब क्या होगा कि हम लोग बच्चे को जब पढ़ाने के बाद जब हम क्या करते हैं, जो टीचर्स जो है वो बच्चों को प्रश्न करते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, सबमिटिव असेसमेंट कहला लेता है। तो वो जो क्वेश्चन हम बच्चों से करते हैं वो जरूरी नहीं है कि हम ओरली पूछेंगे, हम उससे बच्चों का पेन पेपर यूज करा के एग्जाम भी ले सकते हैं, जिससे कि उस बच्चे का हम लोग आकलन कर पाए कि बच्चों ने आखिरकार एंड में कितनी नॉलेज, कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपका सबमिटिव असेसमेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आएगा आपका डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है आपका मापन। तो मापन का आपका परिभाषा क्या होगी वो मैं आपको बताती हूँ। असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन दैट रिफ्लेक्ट हाउ वेल अ स्टूडेंट, क्लासरूम, स्कूल और स्कूल सिस्टम इज डूइंग अगेंस्ट अ सेट ऑफ पर्पस, लर्निंग क्राइटेरिया और करिकुलम। आप लोगों का आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट। मापन की आप लोगों को करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। दोस्तों मैं पहली बात आपको ये बता दूं, मैंने आप लोगों का असेसमेंट फॉर लर्निंग के कुछ वीडियो एक्स्ट्रा अपलोड करी हुई हैं। तो ये आपका मैराथन क्लासेस है, तो मैं कुछ चीज़ें ही आपको डिटेल में बताऊंगी, बाकी का आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने ब्रीफली में वहाँ पर अच्छे से अपने चैनल पर हर एक ही चीज़ बता रखी है। मैंने मेजरमेंट की मीनिंग
कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स भी बता रखे हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमें जल्द से जल्द पढ़ूँ, क्योंकि हमें आगे भी पढ़ना है, राइट। चलिए आगे देखते हैं कि आप लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बताया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने अपने चैनल पे बता रखा है, तो आप लोग वहीं देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को मेन चीज़ें आप लोगों को अपने आगे का डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो अगला है आप लोगों का मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि मेजरमेंट और इवैल्यूएशन या फिर असेसमेंट और इवैल्यूएशन आप लोगों का एग्जाम में डिफरेंशिएट और ये लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा दिखता है। तो इवैल्यूएशन का मतलब भी आप लोगों का मूल्यांकन होता है, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया है कि असेसमेंट का मतलब, तो यहाँ पर भी आप लोगों का मूल्यांकन का क्या अर्थ है वो बता रहा है। इवैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। In our life, we need to make evaluation frequently, like which dress you want to wear in marriage, that what you want to give in gift your friend, and in education scenario, evaluation आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट रोल है जजिंग करने के लिए स्टूडेंट को, जिससे कि वो बच्चा वो कितना प्रोग्रेस करके है। ये मैंने आपको बता दिया कि उस बच्चे ने, इवैल्यूएशन वो प्रोसेस होता है जो आप लोग एट द एंड मतलब अंत में लेते हैं कि बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया। और ये वही वाली बात हो गई पेन पेपर टेस्ट वाली, या फिर मिड टर्म आप लोग एग्जाम ले सकते हैं बच्चे का, तो ये सब आप लोग का इवैल्यूएशन में आ जाता है। इवैल्यूएशन हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा भी है, जिसमें हम लोग को ज़रूरत पड़ जाती है दोस्तों, कि कौन सी ड्रेस हम लोग शादी में पहनेंगे, ये भी हम लोग का एट द एंड हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि हम लोग बिना चूज करें आप लोग उसमें नहीं कर लेते। दूसरा है व्हाट यू वांट टू गिव इन गिफ्ट योर फ्रेंड, कौन सा गिफ्ट चाहिए आपके दोस्तों को, ये भी आप लोग इवैल्यूएट करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते। तो ये सब चीज़ें भी हैं जो आप लोगों के इवैल्यूएशन क्या हो जाता है, आपका पार्ट ऑफ लाइफ में आ जाता है। बाकी इवैल्यूएशन में नॉर्मली यही होगा, आप लोग सेम चीज़ें लिख सकते हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगला आप लोगों का डेफिनेशन हो जाएगा। डेफिनेशन आप लोग की इवैल्यूएशन की, इवैल्यूएशन एक सिस्टम प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस अबाउट स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट इन बोथ कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव एरिया ऑफ लर्निंग, द बेसिस ऑफ विच जजमेंट आर फॉर्म्ड एंड डिसीजन आर मेड। तो इवैल्यूएशन की परिभाषा भी वही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। तो आप लोगों का एक तरीके का वही हो जाएगा कि इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस हो जाएगा, जो कि आप लोगों के एविडेंस जो, तो इवैल्यूएशन की आप लोग एक बार डेफिनेशन चेकआउट कर लीजिएगा, बाकी वही सब रहेगा, सेम चीज़ें ही है। आगे देखते हैं हम लोग नीड ऑफ इवैल्यूएशन, हम लोगों को मूल्यांकन की जरूरत किसमें, इम्प्रूव ऑफ इंस्ट्रक्शन है। दूसरा पॉइंट है आप लोगों का क्लैरिफिकेशन ऑब्जेक्टिव। तीसरा प्रमोशन ऑफ बेटर लर्निंग। उसके बाद प्रोविजन ऑफ द बेसिक और गाइडेंस, करिकुलम चेंज टू टेक्स्ट अचीवमेंट ऑफ पीपल, इंप्रूव करता है स्टूडेंट की पर्सनैलिटी, एक्सेस इन टीचिंग और एक्टिंग इंसेंटिव। इसका मतलब ये होता है जैसे दोस्तों की इनकी इवैल्यूएशन की हमें ज़रूरतें क्यों क्यों होती है, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, इंप्रूव कर देंगे इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप लोग बच्चों के परिवर्तन की जांच करेंगे और उसमें आप लोग स्टूडेंट की कितनी योग्यता, कितने वो कुशल है उस सब्जेक्ट में, कितना उन्होंने ग्रहण किया है अपने नॉलेज या फिर ज्ञान को, वो आप लोग चेक करेंगे। उसके बाद आप प्रमोशन करेंगे। और बेटर लर्निंग का मतलब ये है कि आप लोग उनके जो भी है लर्निंग में जो आपको लग रहा है कम है, उनको और बेटर बहुत और भी अच्छा बनाएंगे, और उसके बाद उनके अकॉर्डिंग आप गाइडेंस देंगे, जिससे कि आप लोग उसका हेल्प कर सकें और करिकुलम में चेंजेस लाएंगे। आप लोग पाठ्यक्रम में बदलाव लेकर आएंगे। ये आप लोगों को मूल्यांकन में कुछ चीज़ें ज़रूरत होती हैं, क्योंकि मूल्यांकन जब हम करते हैं उसके बाद हम लोग जो एट द एंड प्रोसेस निकालते हैं उसमें हम लोग को ये सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों की पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपके नीड ऑफ इवैल्यूएशन में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजरमेंट वर्सेस इवैल्यूएशन। मेजरमेंट वर्सेस इवैल्यूएशन का मतलब है कि डिफरेंशिएट दिया गया है आप लोगों का मापन और मूल्यांकन के ऊपर। तो आप लोग मूल्यांकन और मापन के बीच में अंतर स्पष्ट करना, जो कि आपके एग्जाम में आता है। मेजरमेंट एक आपका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है और इवैल्यूएशन आपका क्वालिटेटिव होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल होता है, और ये पर्सनल और सब्जेक्टिव होता है। तीसरा मेजरमेंट है आप लोगों का प्रीसाइज और साइंटिफिक, और उसका होता है आप लोगों का इंटरप्रिटेटिव एंड फिलोसफिकल। और ये आपका मेजरमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, और इवैल्यूएशन आप लोगों का एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दोस्तों इसलिए भी है क्योंकि आप लोगों को जब आप लोग मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि एग्जाम देने के बाद ये आप लोग मेजर करना आप लोग उसका बंद कर देंगे, बट इवैल्यूएट करने के बाद मतलब इवैल्यूएशन करने के बाद आप लोग बच्चों के ये देखेंगे कि उनकी क्या क्या कमी है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कुछ चेंजेस लेके आते हैं। तो ये आप लोगों का इवैल्यूएशन में आ जाता है, राइट। वन बाय वन करके अगर मैं आपको एक तरीके से ये बता दूं कि मापन में आप क्या क्या बोल सकते हैं और मूल्यांकन में आप लोग का क्या
अंतर हैगा तो पहला तो ये हो जाएगा कि मेजरमेंट आप लोगों का सबसे अधिक माना गया है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग क्या कर लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी आप लोग स्टूडेंट या वस्तु के आप लोग गुण देख सकते हैं कि उनकी विशेषता है, उसका वर्णन कैसे किया जाता है, उनकी मात्रा आप मेजरमेंट कर सकते हैं। और यही दूसरी चीज आपके इवैल्यूएशन में आ जाता है। जबकि मूल्यांकन में इसमें क्या होता है कि आप लोग उनके किसी भी व्यक्ति के या फिर किसी भी वस्तु के आप लोग क्या चेक करते हैं, गुण चेक करते हैं, उनकी विशेषता के जरूरतों के बारे में आप लोग इवेल्युएट करते हैं। फिर उसके बाद आप इवेल्युएशन में क्या कर सकते हैं कि इवेल्युएशन में आप लोग जैसे ये नॉर्मली बोल दिया जाए कि किसी भी व्यक्ति की विशेषता कितनी मात्रा में उपलब्ध है, ये आपके किस पे मेजरमेंट पे मेजरमेंट पे आप लोगों का मेजरमेंट के ऊपर आपका ये वो निर्धारण करता है। और बल्कि इवैल्यूएशन में उसके अकॉर्डिंग क्या होता है इन कंपैरिजन टू मेजरमेंट, कि उसमें व्यक्ति जो होता है अपनी विशेषता की मात्रा कितने उद्देश्य के लिए, कितनी आवश्यकता या कितना उसको जरूरी है, उसके निर्धारण वो मूल्यांकन करता है कि बच्चों को किस तरीके की और कितनी नीड है उस चीज की, वो हमें इवैल्यूएट में हो जाता है। नॉर्मली लास्ट में ये है कि छात्र क्या होते हैं अपने अंक के द्वारा अपना मापन का उदाहरण दे सकते हैं। जब हम लोग मेजर करते हैं तो हम बच्चे को मार्क्स देते हैं जिसके अकॉर्डिंग बच्चा मेजर कर सकता है। और जबकि इवैल्यूएशन में क्या होता है कि स्टूडेंट के जितने भी अंक वो प्राप्त करता है उसका एक लिमिट सेट किया जाता है, जिससे कि वो बच्चा उतने पर ही नेक्स्ट क्लास में जा सकता है। ये आपका एक मूल्यांकन करने का तरीका माना जाता है। और एक तरीका आप लोगों का मेजरमेंट में ये भी आ जाता है कि मेजरमेंट में आपका इवैल्यूएट सबसे बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि लेकिन अगर आपको इवैल्यूएशन में ये बोल दूं तो इवैल्यूएशन में मेजरमेंट का कोई रोल नहीं है। और मेजरमेंट में आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि आप लोग बच्चों को पुस्तिका के द्वारा जांच करके एकदम उनको नंबर दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख दीजिएगा एग्जाम में कि आप लोग के मेजरमेंट में आप उनका एग्जाम के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग उनके अंक इवैल्यूएट पे ये बोल सकते हैं कि मतलब उन्होंने कितने अंक, कितने नंबर उन्होंने बच्चों ने प्राप्त किए, उसके उद्देश्य पे आप उनको इसका निर्धारण करेंगे, उनका इवैल्यूएट करेंगे। जैसे अगर मैं आपको इजी वे में एक एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर आप लोगों को एक क्या करना है कि पुलिस की भर्ती में आप लोगों को एक परीक्षा देनी है, ठीक है। आप लोगों को जैसे कि दिल्ली पुलिस का आपने कोई फॉर्म भरा हुआ, आप उसमें आपको एग्जाम देना है और उसमें आपको क्या बोला गया कि 1 घंटे में कितनी दूरी की दौड़ पर मतलब आपको मेजर करना है कि 1 घंटे की दूरी पे कितना मेजरमेंट है। तो ये आपका उदाहरण में मेजरमेंट आ जाएगा। बल्कि अगर इवैल्यूएट करना होगा तो आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि अगर एक उम्मीदवार ने 1 घंटे जो दौड़ पूरी की वह पुलिस की प्रक्रिया के लिए सही है या नहीं, उसका मूल्यांकन करना है। मतलब उसने 1 घंटे की दूरी पर कितना जो उसने डिस्टेंस किया है, कितना उसका मेजरमेंट में आ जाता है और कितना उसने किया। लास्ट में जो आप इवैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि हाँ 1 घंटे में उस बच्चे ने इतना किलोमीटर या फिर इतना किलोमीटर दौड़ा है, तो वो आपका इवैल्यूएशन में आ जाएगा एट द एंड में। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी हो जाते हैं आप लोगों के मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में, जो आपके वो है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड की है, तो आप लोग वहां देख लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन? ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इट रेफर टू दोज एग्जाम इन विच स्टूडेंट कैन कंसल्ट देयर बुक एंड नोटबुक्स, ऑल्सो दे कैन यूज अदर एक्सेप्टिव मटेरियल फॉर आंसरिंग क्वेश्चन। दीज स्पेशली एम टू डेवलप skill and creative thinking. Besides it is a common practice in law examination. तो अगर आप लोगों को ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में नॉर्मल बताऊं कि इसका आप लोग इजी वे में कैसे पता कर सकते हैं कि आप लोगों की ओपन परीक्षा, ओपन बुक की परीक्षा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी लिख रही हूँ, ये बोल सकते हैं कि एक तरीके की वो प्रणाली है जो स्टूडेंट्स अपने सवालों के जवाब देते हुए अपने नोट्स के, अपने नोटबुक और अपने अन्य सामग्री की मदद लेते हुए अनुमति होती है। और छात्र अपने घरों में बैठ के क्या करते हैं, वेब पोर्टल या अलग अलग करिकुलम के प्रश्न पर डाउनलोड करके अपने सवाल के जवाब क्या करते हैं, उत्तर पुस्तिका में लिखकर जमा कर देते हैं। तो वो आपका क्या हो जाता है, ओपन बुक एग्जामिनेशन। देखिए जैसे कि इसमें लिखा भी है कि
ओपन बुक एग्जामिनेशन वो रेफर करता है वो एग्जाम जो कि स्टूडेंट क्या कर सकता है अपनी बुक और नोटबुक, ठीक, जैसे कि अपने नोट्स और पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग कंसल्ट करके देता है। दे कैन यूज अदर एक्सेप्टिव मटेरियल, वो लोग अपनी अलग अलग सामग्री सामग्री यूज करते हैं आंसर को करने के लिए। स्पेशली उनका एम होता है डेवलप टू स्किल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। बिसाइड्स अ कॉमन प्रैक्टिस हो जाती है लॉ एग्जामिनेशन की। तो ओपन एग्जामिनेशन का यही मतलब होता है। आगे देखिए, मेरिट्स बताने हैं आपको। मेरिट्स क्या क्या होते हैं ओपन बुक्स एग्जामिनेशन। उसके बाद मेरिट ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन, जैसे मैंने बोला ओपीई बोलते हैं इसे। और ओपीई में क्या होता है, नॉट नीडिंग टू मेमोराइज थिंग, हमें कोई भी चीज को याद करने की जरूरत नहीं होती। बीइंग एबल टू रेफर द टेक्स्ट व्हेन स्टक समवेयर और रिक्वायर लेस स्टडिंग, हमें क्या होता है कि इसमें लेस स्टडिंग कम पढ़ने की जरूरत होती है। और कैन गेट एक्स्ट्रा मार्क, हम लोग इसमें एक्स्ट्रा मार्क ला सकते हैं और अचीव कर सकते हैं पूरे के पूरे क्लास में हाईएस्ट मार्क। नो टेंशन और फियर ऑफ फॉरगेटिंग आंसर, हम लोगों को कोई भी डर और कोई भी टेंशन नहीं होती कि हम लोग आंसर भूल जाएंगे, जो ओपन बुक एग्जामिनेशन का होता है, क्योंकि इसमें आप लोग अपने नॉलेज को मोर इंप्रेसिव बना देंगे। और दूसरी बात यह कि रिव्यू मिल जाएगा आपको नोट्स और बुक का, और लेट बर्डन होता है ओपन बुक्स एग्जामिनेशन में। मोस्ट है आपका इजी फॉर्म में कि आप लोगों का यहाँ पर बर्डन थोड़ा कम होता है, हेल्प हो जाती है। कॉमन सेंस ऑफ लॉजिक एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आर आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लॉजिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जबकि आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हेल्प एवरेज स्टूडेंट टू स्कोर वेल, और ये एवरेज स्टूडेंट बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है स्कोर अच्छे लाने में। ये आप लोगों के पॉइंट आउट हो जाएंगे मेरिट्स ऑफ ओपन बुक्स एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट अगर मैं डीमेरिट बता दूं तो डीमेरिट में क्या होता है आपके, स्टूडेंट गो अनप्रिपेयर्ड एंड देन रन आउट ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं वो आधे या अनप्रिपेयर्ड मतलब समझ लीजिए कि आधी अधूरी तैयारी करके उसके बाद वो अपना टाइम खराब कर देते हैं, जिससे कि समय चला जाता है। बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, और वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें सब आता है और इससे रिलेटेड तो हमको लिख लेंगे, तो जिसके अकॉर्डिंग सिलेबस कम समझने के अकॉर्डिंग वो लोग ओपन प्लान रहते हैं कि मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, तो उनका एक ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। तो ये आपका डीमेरिट का एक ऑप्शन भी आ जाएगा ओपन बुक एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है आप लोगों का स्टूडेंट टेक द एग्जाम लाइटली। बच्चे क्या होते हैं कि एग्जाम बहुत ऐसे हल्के में नहीं लग जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि पूरे साल में, क्योंकि उन्हें कोई बर्डन नहीं होता कि कौन कौन सा टॉपिक आएगा, बस वो लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग एग्जाम को बहुत लाइट ले लेते हैं। स्टूडेंट डू नॉट लिसन और पे अटेंशन ड्यूरिंग द क्लास, और जो भी उनकी क्लास होती है उसके अकॉर्डिंग वो लोग उसके दौरान अपने बिल्कुल भी ना ही वो सुनते हैं और ना ही पूरे क्लास में ध्यान देते हैं अच्छे से। हैव इनसफिशिएंट नॉलेज, जिसकी वजह से उनके पास इनसफिशिएंट नॉलेज होती है, आधी अधूरी जानकारी रहती है। इन सम वट यूजलेस एज स्टूडेंट डू नॉट यूज देयर ब्रेन टू आंसर द क्वेश्चन गिवन। इसीलिए वो बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो उनका आंसर सही तरीके से नहीं देते, मतलब ये कि वो अपने ब्रेन का यूज नहीं करते एकदम बेकार तरीके से, मतलब क्वेश्चन में पूछा कुछ और जाता है और वो लोग बता कुछ और देते हैं, क्योंकि उनका अटेंशन नहीं होता। ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा ओपन बुक एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है कैन लीड द स्टूडेंट नो वेयर इन लाइफ वेयर ही और शी सर्चिंग फॉर अ जॉब। उसके बाद क्या होता है, जब वो अपनी कोई भी चाहे लड़का हो या लड़की हो जॉब ढूंढते हैं, तब उन्हें प्रिवेंट स्टूडेंट टू थिंक एंड एनालाइज। प्रिवेंट क्या, बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं और एनालाइज करते हैं, इज हार्मफुल फॉर डेवलपमेंट, और विकास के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। यह आपका डीमेरिट हो जाएगा ओपन बुक एग्जामिनेशन का। नेक्स्ट है आपका ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम में आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप लोग का असेसमेंट फॉर लर्निंग का अगर मैं नॉर्मल बोल दूँ तो उसमें से अब इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग का असेसमेंट फॉर लर्निंग में आप लोगों के क्वेश्चंस और ग्राफ या बोल दीजिए या फिर आप कैलकुलेशन मतलब सम्स बोल दीजिए, इनके क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ग्रेड सिस्टम क्या होता है, ग्रेडिंग इज डन एट 10 पॉइंट स्केल होता है। इसका मतलब है लेटर ग्रेड OABCDEF ऑन द 10 पॉइंट स्केल दिस लेटर ग्रेड कैरी। जैसे कि आप लोगों को बोल दिया जाता है कि पॉइंट का ग्रेड दिया जाएगा और F में मतलब होता है बच्चा फेल है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों का जब एग्जाम होता है तो अब आप लोगों का ग्रेडिंग सिस्टम चालू हो गया, स्कूल के हर स्टूडेंट में भी आप लोग का ग्रेडिंग सिस्टम चालू हो गया। तो उसमें क्या होता है कि आपके नंबर के अकॉर्डिंग कि अगर बच्चा फर्स्ट आया होता है तो या अच्छे नंबर उसके 100 के पॉइंट होते हैं, 92 टू A मिल जाता है और वो एवरेज के अकॉर्डिंग वो मार्क्स मिल जाते हैं। पर अगर बच्चे के में F लिखा होता है, F का मतलब क्या होता है, फेल हो गया है, मतलब कि वो उस सब्जेक्ट में क्लियर नहीं किया है। तो अब वो आपके अकॉर्डिंग में ग्रेडिंग सिस्टम कर दी गई है जिनकी 10 में से, तो 10 के अकॉर्डिंग आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं अब। तो ग्रेड सिस्टम क्या होता है, वो जो कि आपका मतलब होता है लेटर के द्वारा ग्रेड दिया जाता है। आगे है CGPA कैलकुलेशन। CGPA में आप लोगों ने देखा होगा
ये भी एक ग्रेड सिस्टम ही है। इसमें क्या करता है, एक आगे पढ़ लेते हैं पहले। एग्जामिन्स आर अवॉर्डेड द एवरेज ग्रेड पॉइंट ऑफ द ग्रेड ऑब्टेन डिफरेंट सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट। द सीजीपीए इज द एवरेज ऑफ ग्रेड ऑब्टेन इन डिफरेंट सब्जेक्ट, लेट अस इलस्ट्रेट। तो इसमें क्या बोला गया, तो सीजीपीए क्या होता है, सीजीपीए आप लोगों का एक, आप ये बोल दीजिए ग्रेडिंग सिस्टम होता है, जो आप लोगों को मैंने बोल दिया है कि उसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा सीजीपीए का, क्यूमुलेटिव, नीचे लिखा हुआ, वैसे मैंने एग्जाम में पूछ भी लेता है कि सीजीपीए की फुल फॉर्म है, तो आप लोग 1 मार्क्स के लिए इसकी तैयारी कर लीजिएगा। क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, सीजीपीए का मतलब क्या होता है, फर्स्टली आप ये लोग एग्जाम में लिख सकते हैं कि सीजीपीए का मतलब क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है। और इसका मतलब हिंदी में आप लोग ये बोल सकते हैं, हिंदी वालों के लिए बोलूँ तो हिंदी का मतलब होता है औसत ग्रेड बिंदु। हिंदी मीडियम बच्चों वालों के लिए बोल दूँ तो इसको हिंदी में बोलते हैं औसत ग्रेड बिंदु। तो सीजीपी क्या होता है, सीजीपी आप लोगों का एक एजुकेशनल ग्रेडिंग सिस्टम होता है। सीजीपी आपका क्या होता है, एक एजुकेशनल ग्रेडिंग सिस्टम होता है जो आपके एजुकेशन में यूज़ किया जाता है, जिसका आप लोग, इसका मैक्सिमम, जिसका यूज़ कहाँ पे होता है, कॉलेजेस में हो जाता है, स्कूल में भी कर लेते हैं, और स्टूडेंट्स के आप लोगों के परफॉर्मेंस को नापने के लिए किया जाता है। सीजीपी को आप कैलकुलेट करने के लिए आप सबके, मतलब आप अगर देखेंगे तो सब स्कूलों में अलग अलग सिस्टम भी हो जाता है। सीजीपी में आप लोग स्टूडेंट के द्वारा जो परीक्षा दी गई उन सभी अलग अलग सब्जेक्ट में जितने भी वो लोग नंबर पाए जाते हैं उनका फाइनल एवरेज आप लोग सीजीपीए में कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि आप लोग बच्चों के परफॉर्मेंस को इजीली दर्शा सकते हैं। और आप जैसे सीजीपीए का मतलब जैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आप लोग बोल सकते हैं, या फिर फॉर नॉर्मली एट द एंड ग्रेडिंग सिस्टम में होता है जो बच्चों को इवेल्युएट करता है एट द एंड, जो उनकी परफॉर्मेंस को दर्शाता है फाइनली उनके एग्जाम देने के बाद, वो आपके सीजीपीए में कैलकुलेशन होती है। चलिए देखते कैसे होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ पहले। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्रेडिंग सिस्टम के। इन द परसेंटेज सिस्टम प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर, परसेंटेज स्कोर 0 to 100, परसेंटेज के हिसाब से वो प्रिपेयर कैसे किया जाता है, परसेंटेज में जैसे कि स्कोर होते हैं आपके 0 से 100, ग्रेडिंग सिस्टम आती है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि इनको कैलकुलेशन में आता भी है, ठीक। तो ग्रेजुएशन में जैसे आपने कभी देखा होगा ग्रेडिंग सिस्टम में किसी किसी के रिपोर्ट कार्ड में स्कूल के पीछे लिखा भी होता है कि 91 से 100 के बच्चे ने जो स्कोर किया हुआ है उनके कितने आए होंगे, उन बच्चों के लिए A+ इंक्लूड किया जाता है। और उसके बाद नॉर्मल बोला जाता है कि 81 से 90 वाले को कैलकुलेट होता है, 71 से आई थिंक 80, और 61 से 70, और 51 से 60, ये आप लोगों का 41 होता है शायद, 41 से 50 होता है, और 33 से 40, और लास्ट होता है आपका 21 से 30। तो इसमें आप लोगों को क्या होता है, ग्रेडिंग सिस्टम दी जाती है कि मतलब जिन बच्चों के किसी भी सब्जेक्ट में 91 से 100 के बीच में स्कोर आएगा उसे A+ दिया जाएगा, और जिन बच्चों के 81 से 90 आएंगे उसको A ग्रेड किया जाता है, और जिसका 71 से 80 उसका B+। मतलब ऐसे ही सबके आप लोगों के ग्रेड दे दिए जाते हैं कि इन बच्चों के अकॉर्डिंग आप लोग इजीली देख सकते हैं कि बच्चे ने किस स्कोर के बीच में कितने नंबर लेकर आए हैं। और नॉर्मली लास्ट में आ जाता है E, मतलब होता है जिन बच्चों के 21 से 30 के बीच में आते हैं वो बच्चे फेल माने जाते हैं, उनके में E आप लोगों का ऐसे F लिखा होता है, बट F में एक अलग सिस्टम होता है, बट जिसमें अगर ग्रेडिंग सिस्टम में देखेंगे तो लास्ट आप लोगों का E ही होता है, और E का मतलब ही उसमें फेल होता है, वो रेड पेन से वहां पे शो भी कर रखा होता है, राइट। तो इसमें आप लोग E का होता है लास्ट स्कोर, वो होता है जो बच्चे 21, क्योंकि आप लोगों को पता है मैक्सिमम 33 वाला, अगर आपके 100 में से हैं तो 33 वाला बच्चे स्टूडेंट वो पास आउट होता है, तो 33 से नीचे वाला क्यों क्या फेल बोल दिया जाता है, तो वो आपके ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम शो हो जाते हैं। आगे है कैन बी अवॉर्डेड, Thus it is a 101 point system we have, while in the grade system can only the 5th, 7th और 9th point system in adopted. Therefore the grade system is rather more reliable. तो इससे क्या हो गया कि ग्रेडिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया है इस चीज़ पे। द ग्रेड सिस्टम हेल्प टू नो अ स्टूडेंट अचीवमेंट डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंटली। जैसे कि आप लोगों को मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि ग्रेड सिस्टम किसमें मदद करता है कि बच्चों ने कितना अचीव किया है अलग अलग आपके विषय में, अलग अलग आपके सब्जेक्ट में, तो वो आपका ग्रेडिंग सिस्टम आपका शो कर देता है। ग्रेड सिस्टम कैन हेल्प टू कंपेयर डिफरेंट एग्जामिन ईजिली। ग्रेडिंग सिस्टम क्या करता है, वो कंपेयर कर देता है बाकी के एग्जामिन को आसानी से। अगर आप लोगों को अब यहाँ पे ये नहीं देखना होगा कि बच्चे का 91 है, 82 है, 93 है, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा अप डाउन। अब डायरेक्ट आप
ई तक के ग्रेड में डायरेक्ट मैच कर सकते हैं, बहुत इजीली आप लोग कंपेयर कर सकते हैं ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। ग्रेड सिस्टम इरेडिकेट द डिफिकल्ट लेवल ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब आप लोग इरेडिकेट कर सकते हैं, मतलब पूर्ण रूप से इसका नाश कर सकते हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं जड़ से उखाड़ सकते हैं, रूट अप बोला जा सकता है इरेडिकेट को। तो ये आपका करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा ग्रेड सिस्टम का। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स के अकॉर्डिंग आप लोग अपने नोट्स की तैयारी टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे है डिसएडवांटेज बताने हैं आप लोगों को ग्रेडिंग सिस्टम के। दिस सिस्टम विल नॉट एबल टू ब्रिंग द स्टूडेंट डिस्टिंक्टली, ये सिस्टम क्या है, बच्चों को डायरेक्ट नहीं मिलता। डिफरेंस इन द स्कोर्ड मार्क विल बी अननोटिस, क्योंकि इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के अगर जिन बच्चों के 97 स्कोर आएगा उसको भी A+ ही मिलेगा, और जिनके 91 आएगा उसको भी A+। तो इससे क्या होता है, बच्चे इजीली नहीं देख पाएंगे कि बच्चे ने कितना स्कोर किया हुआ है। और टॉपर के सिस्टम में यहाँ पे है, टॉपर ऑफ द क्लास विल नॉट बी नोटिफाइड इन द ग्रेडिंग सिस्टम एज वेल द सेम ग्रेड A1। वही वाली बात हो गई कि बच्चे क्या होंगे कि जो टॉपर भी होगा पूरे क्लास का, चाहे वो 99.9% लेकर आया हो, और कोई एक दूसरा बच्चा होगा जो 91 लेकर आया हो वो भी, तो उसमें वो इजीली से ये नहीं देख पाएगा, ये उनका कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा कि बच्चे ने कितना ग्रेड किया है, और उन्होंने ये उन्हें नोटिफाई नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, एक उन लोगों का ये डिसएडवांटेज भी ग्रेडिंग सिस्टम में मानी जाती है। स्टूडेंट स्कोरिंग 75%, 80%, 90% विल बी अवॉर्डेड विद द सेम ग्रेड। तो जो बच्चे 75%, 80% या 90% लेकर भी आते हैं, उनको जो अवार्ड मिलता है वो भी सेम ग्रेड से मिलता है। उनको ग्रेड के अकॉर्डिंग उनको ये नहीं पता चलता कि किसके 2 नंबर कम है, जो 2 नंबर ज्यादा है, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम में फिक्स है। तो ये आप लोगों का एक डिसएडवांटेज हो जाता है ग्रेड सिस्टम में। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्या होता है। द मेजरमेंट ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीइंग और एक्टिविटीज डेफिनेट यूजिंग टर्म एज यूज मेजर दिस एंड क्वांटिटेटिव मेजर एंड टर्म क्वांटिटेटिव टूल्स। नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के बारे में बता दूं, जैसे कि आप लोगों को पता है क्वांटिटेटिव को हिंदी में बोलते हैं परिणामात्मक, और इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए अब मैराथन क्लासेस में बहुत लिखने के लिए बहुत टाइमिंग लगेगा दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों के लिए हिंदी में इसमें लिख दे रही हूँ और इजी फॉर्म में समझा दूंगी। तो आप लोगों का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्या होता है और उसके मतलब के बारे में बताती हूँ। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट एक तरीके से आप लोगों का वो मापन होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मीनिंग मैंने बता रखा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ऐसे ही आप लोगों का नेक्स्ट क्वालिटेटिव मेजरमेंट के ऊपर है, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आप पढ़ लीजिएगा। ये आप लोगों का मैंने बता दिया है कि इसमें क्या लिखा है, द मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीइंग और एक्टिविटी नॉर्मेटिव फॉर्म इन टर्म एज क्वालिटेटिव मेजरमेंट। तो ये मैंने आप लोगों को आपके सिंगल वीडियो में ऑलरेडी समझा रखा है, तो वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैराथन क्लासेस में आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं समझा दे रही हूँ। बाकी आप लोग फटाफट इन PDF को देख लीजिएगा। बाकी अगर PDF चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, मैं आपको इसकी PDF अपलोड कर दूंगी। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बारे में। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आपके शॉर्ट और लॉन्ग में दोनों आ जाएगा, बट आपके नॉर्मली ये आप किसमें पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो आप लोगों का पहला है फोकस ऑन नंबर एंड न्यूमेरिक वैल्यू। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्या होता है, फोकस किया जाता है उनके नंबर वैल्यू पे, और इसमें आप लोगों का टेक्स्ट पे किया जाता है। दूसरा है हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये आपका आ जाता है क्वालिटेटिव में, और वाई और हाउ आपका आ जाता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो ये डिफरेंसेस हैं जो आप लोग अपने एग्जाम में लिख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव में आप लोग मेजरमेंट को अलाउ कर देते हैं, और क्वालिटेटिव में आप लोग क्या करते हैं कि एक्सप्लेन और अंडरस्टैंडिंग की कैसे समझाना है वो करते हैं। इजी से रेप्लिकेटेड हो जाता है आप लोगों का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में। और क्वालिटेटिव में आप लोग कैप्चर कर सकते हैं एविडेंस, बच्चे के कितने स्टूडेंट एविडेंस और लर्निंग उनके विकास के लिए। आगे देख लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, अचीवमेंट टेस्ट सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में आप लोगों से जो पूछा जाए वो आप लोग नॉर्मली लिख भी सकते हैं, पर आप लोगों को ये पता चले कि अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है। अचीवमेंट टेस्ट में आप लोगों के कुछ कंस्ट्रक्शन है, उसके स्टेप्स देख लेते हैं पहले। प्लानिंग ऑफ टेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ अ डिज़ाइन फॉर द टेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट, राइटिंग ऑफ आइटम, प्रिपरेशन ऑफ स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन वाइज एनालाइज। अचीवमेंट टेस्ट में आप लोगों के इसके अकॉर्डिंग ये हो जाता है दोस्तों कि
तो अचीवमेंट टेस्ट एक तरीके से आप लोग को वो हो जाता है जो आप लोगों स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी के जो आप लोग उनके व्यवहार के ज्ञान की उपलब्धि के लिए जो आप लोग परीक्षण करते हैं, मतलब जो एनालाइज करते हैं, उसे आप लोग क्या कह सकते हैं, अचीवमेंट टेस्ट कह सकते हैं, यानी उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, ये आप लोगों को हिंदी मीडियम वालों को अचीवमेंट टेस्ट आपका उपलब्धि परीक्षण कहला जाता है। और इसमें आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग उपलब्धि परीक्षण में बच्चों की सहायता से अचीवमेंट टेस्ट की आप हेल्प लेके स्कूल में पढ़ाए जाने वाले जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें सिखाए जाने वाली जितने भी आपकी कुशलता होती है, छात्र की कितनी उसमें आप मदद ज्ञान में स्टूडेंट ने उस सब्जेक्ट में कितना ज्ञान कितनी नॉलेज प्राप्त की है, वो आप लोगों के अचीवमेंट टेस्ट में बताया जाता है। जैसे कि आप प्लानिंग फॉर टेस्ट है, आप टेस्ट के लिए प्लान कर सकते हैं बच्चों के लिए, जैसे कि आप पता कर सकते हैं कि बच्चे ने अभी तक कितनी नॉलेज को गेन किया है। दूसरा, आप डिज़ाइन कर सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं ब्लूप्रिंट के दौरान। मतलब जैसे कि आपका मिड टर्म पेपर लेते हैं तो आप ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का और कितने वर्ड्स का लिखना है और क्वेश्चन वाइज एनालाइज करते हैं। ये आपके हो जाती है अचीवमेंट टेस्ट के कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं। आगे आइटम एनालाइज क्या होता है? आइटम एनालाइज वो प्रोसेस होता है डेट एग्जामिन स्टूडेंट रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल टेस्ट, आइटम एक्सेसिंग क्वालिटी आइटम एंड द टेस्ट एज अ होल। तो आइटम एनालाइज एक तरीके से वो एनालाइज होता है जो हम एग्जामिन करते हैं स्टूडेंट का कि उन्होंने कैसा आप लोगों को रिस्पॉन्स दिया है, कैसे आप लोगों के पूरे टेस्ट और पूरे के पूरे उनके होल टेस्ट में उनका कैसा इंडिविजुअल एक्सेस रहा है। वैल्यूएबल इंप्रूविंग आइटम विच विल बी यूज्ड अगेन इन लेटर टेस्ट, एलिमिनेट एम्बिगुअस एंड मिसलीडिंग आइटम, valuable for increasing instructor skill in test and construction, and last one is identifying specific area of course content which need greater emphasis or clarity। तो आइटम एनालाइज एक तरीके से आप लोगों को, तो अगर आप लोगों को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं इसे बता दूं तो आप लोगों को आइटम एनालाइज को बोला जाता है पद विश्लेषण। और पद विश्लेषण आप लोगों का आइटम एनालाइज है। इसमें क्या होता है कि जितने भी प्रश्नों की आप लोग जितने भी क्वेश्चनों की जितनी भी इम्पोर्टेंस होती है तो उसको आप लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कैसे उस प्रक्रिया को आप अंकित करेंगे, तो वो आप लोगों का आइटम एनालाइज कहला लेता है। राइट, इसमें क्या होता है कि आप लोगों के मैक्सिमम आइटम एनालाइज में दो आपके इम्पोर्टेंस की यूज़ की जाती हैं। पहला आपका डिफ़िकल्टी वैल्यू और दूसरा डिस्क्रिमिनेटिव पावर। और इसके अतिरिक्त आप लोग क्या कर सकते हैं कि कितने भी विकल्प आपस में देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं उसे आप लोग। और इसमें यह देखा जाता है कि जितनी भी आप लोगों की विकल्प की चॉइस है या फिर नहीं है, तो ये आप लोगों के आइटम एनालाइज में काउंट हो जाता है। राइट, आगे देखते हैं फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द डिफ़िकल्टी वैल्यू ऑफ एन आइटम। तो ये आप लोगों का डिफ़िकल्टी मतलब कठिनाई स्तर पर आप लोगों का ये फॉर्मूला दिया गया है। और कठिनाई स्तर या फिर आप लोग इसमें क्या करते हैं कि गणना की दृष्टि से कठिनाई स्तर मतलब डिफ़िकल्टी वैल्यू आपका यह सही उत्तर देने के लिए कि जो आपके स्टूडेंट एग्जामिनर्स जो है उनका अनुपात से है। जैसे तो इसमें आप लोगों का फॉर्मूले आप लोग जैसे कि स्क्रीन पे अपना फॉर्मूला देख भी रहे होंगे, डी इज इक्वल टू में आर एच प्लस आर एल डिवाइडेड बाय एन एच प्लस एन एल। तो आप लोग इसका एच एल इन लोगों के यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप लोगों के एग्जाम में से रिलेटेड अगर आपके कोई सम्स आएंगे, वैसे इससे नहीं आते हैं ज़्यादातर, बट अगर आ भी गए तो आप लोगों को नॉर्मली एक इसका आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा, जिससे कि अगर एक नंबर में आप लोगों का डिफ़िकल्टी वैल्यू ऑन आइटम का पूछ लिया जाए तो आप लोग इसका ईजी वे में लिख पाएँ। अगर मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप किसी बच्चे के 100 में से मार्क्स लाने हैं और 100 में से वो आपका कितना लेके आया है 80, मतलब उसने 80 नंबर का सही किया है, बाकी उसने गलत किया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सम्स निकालना है। तो सम्स में आप क्या करेंगे कि आर एच मतलब राइट आंसर कितने हैं वो लिखेंगे 80 है, टोटल कितने सम्स हैं 100 मार्क्स में से हैं, और उसके बाद आपको डिवाइडेड बाय ये करना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कैलकुलेशन निकालेंगे किसका, आपको दूसरा डिवाइड करना है कि माइनस करना है बीच में माइनस का निशान कि कितने उसके गलत हैं 20 और टोटल कितने में से ये। तो मतलब इसका एवरेज लगभग आप निकालेंगे तो 0.60 होगा। तो ऐसे ही आप लोगों को इस सम्स को सॉल्व करना है, आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आप लोग इसे इजी वे में कर लीजिएगा। तो ये आपका आइटम एनालाइज का एक फॉर्मूला हो गया जो आपके एक नंबर में पूछा भी जा सकता है। तो आप आइटम एनालाइज की फर्स्टली डेफिनेशन कर लीजिएगा और ये फॉर्मूला, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता।
आगे है हमारा रिलायबिलिटी के बारे में। निर्भरता होता है, इसका अर्थ क्या होता है? रिलायबिलिटी रेफर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द सेम पर्सन when they are re-examined with the same test or different occasion or different set of equivalent item and under wise examination। इसका आप लोगों का परिभाषा पूछी जाती है रिलायबिलिटी, मतलब इसमें आप लोगों का आ जाता है विश्वसनीयता। तो आप लोगों का सिंपल वे में अगर आप ये बोल सकते हैं कि रिलायबिलिटी होती क्या है? रिलायबिलिटी वो होती है जिस पर हम अपना मेजरमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं जिस पर हम अपना माप कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, या एग्जैक्टली हम किसी रिजल्ट पे एकदम किसी भी चीज़ का हम एनालाइज कर रहे हैं, उसके रिजल्ट तक हमें पहुंचते हैं और उसकी स्थिरता पे निर्भर किया जाता है, ये आपका रिलायबिलिटी होती है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम किसी ऐप पर एनालाइज करते हैं तो हम लोग उस पर रिलायबिलिटी है कि अगर आप लोगों का एनालाइज के कोई भी रिजल्ट आया हो तो उसको हम हर बार बदले बिना किसी संगत के हम इसे बदल सकते हैं। रिलायबिलिटी क्या होता है? स्कोर ऑब्टेन होता है सेम पर्सन का, कि किसी सेम पर्सन ने कितना स्कोर किया है व्हेन दे आर री एग्जामिन, जब उसने दोबारा से एग्जाम दिया था विद द सेम टेस्ट ऑन डिफरेंट ओकेजन, सेम टेस्ट दिया था डिफरेंट ओकेजन पर और डिफरेंट सेट पे इक्विलेटरल आइटम किया था, तो वो आपका क्या जाता है? रिलायबिलिटी। आगे देखते हैं। आगे है आपका टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। कितने प्रकार के आपके विश्वसनीयता होते हैं? पहला होता है इंटररेटर और इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, दूसरा टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, तीसरा आपका पैरेलल फॉर्म में, और चौथा आपका इंटरनल में दो आते हैं, स्प्लिट साफ एंड कोरम्बन एल्फ। ये आपके हो जाते हैं रिलायबिलिटी के कुछ प्रकार हो जाते हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा ज़्यादा क्योंकि आप लोग इनका सिर्फ अगर एक बार रट लेंगे तो आपको इजी वे में हो जाएगा। अगला है हम लोगों का नेक्स्ट एडवांटेजेस बतानी है आपको। एडवांटेजेस क्या है? द मेन एडवांटेज ऑफ द मेथड। रिलायबिलिटी का आपको एडवांटेजेस बता रही हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट है इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड इजी मेथड टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। ये एक बहुत ही आसान तरीका है और इजी वे में आप लोगों का एस्टिमेट हो जाता है कि रिलायबिलिटी किस पे निर्भर करता है। इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी ऑफ स्पीड टेस्ट। इसका मतलब ये है कि द सिंपल मेथड ऑफ पियर्सन मेथड और कोरिलेशन आईसी यूज फॉर ऑब्टेनिंग। सिंपल मेथड में पियर्सन के मेथड को यूज़ किया जाता है या फिर कोरिलेशन बोलते हैं। द कोफिशिएंट इज रिलायबिलिटी। कोफिशिएंट क्या होता है? रिलायबिलिटी है, और इट इज़ इकोनॉमिकल मेथड ऑफ रिलायबिलिटी एज वन फॉर्म ऑफ दैट यूज्ड ऑन बोथ द टाइम्स। इनके एडवांटेजेस ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इन्हें, क्योंकि जो चीज़ आपके ज़्यादातर एग्जाम में बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है वो मैं आपको वन बाय वन करके बताऊँगी। तो ऐसे ही आप लोगों के कुछ डिसएडवांटेजेस भी दे रखी हैं, या फिर आपके क्वेश्चन पेपर में लिमिटेशन बोल दीजिएगा तो आप कन्फ्यूजन मत होना कि दोस्तों उसमें क्या करना है। मेथड इज लाइक एक्यूरेट होता है, लेस इन स्कोर बट आर नॉट एक्चुअली एरर। नंबर इसमें क्या बोला गया है कि इनके स्कोर में चेंजेस आते हैं बट एरर नहीं होता। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये। रिलायबिलिटी आपका एक तरीके से समय का कंज्यूम करने वाला मेथड है। रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑब्टेन इन लोअर बॉन्ड, इंडिविजुअल हेल्थ, इमोशनल कंडीशन, मोटिवेशनल कंडीशन। ये तीन तरीके की कंडीशन आपकी डिसएडवांटेज हो जाएगी रिलायबिलिटी की। मेंटल हेल्थ एंड मेंटल सेट डू नॉट रिमेन द सेम इन बोथ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो आप लोग एक बार इसे देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी मतलब आपका हो जाता है वैधता। वैधता क्या होता है दोस्तों? आप लोगों ने अभी तक अगर पढ़ा होगा तो एक वैधता एक तरीके से आप बोल भी सकते हैं द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट कंसर्न विद व्हाट द टेस्ट मेजर एंड हाउ वेल इट डज डू। आप लोग एक तरीके से वैधता के बारे में आप उसमें कई तरीके की डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू अंताक्षरी 2007 के अकॉर्डिंग मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि इसमें आप लोगों को अगर चेक करेंगे तो गिलफोर्ड ने, गैरेट ने भी अपने अपने शब्दों में बताया हुआ है कि जैसे कि कोई भी आप लोगों का प्रशिक्षण होगा, कोई भी आपका एग्जामिनेशन होगा, उसकी सीमा तक आपको कितनी वैलिडिटी तय है, जहाँ तक वह अपने उद्देश्य का मेजरमेंट करते हैं वो आपका वैलिडिटी कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं आप लोग ये बोल दूं कि कोई भी प्रशिक्षण या मापन का उपकरण का आप लोग वैलिडिटी करते हैं तो ये हमारी उस बात पे निर्भर करती है कि हम कितनी क्लियरिटी से अपने गुड्स को बोल लीजिए कैसे मेजर करते हैं जिससे उसके लिए बनाया गया हो, वो आपकी वैलिडिटी हो जाती है।
नॉर्मली अगर मैं आपको बोल दूं तो आपका ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्रशिक्षण जिसमें आप लोग जितना भी मेजरमेंट करते हैं वह उसकी आपकी वैलिडिटी कहलाती है। मापन एक तरीके से इजी वे में मापन का सबसे बड़ा रोल है, मेजरमेंट का आपका वैलिडिटी का में सबसे बड़ा रोल है, राइट। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। आपकी कितनी टाइप्स की वैलिडिटी होती हैं। आप लोगों का अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये आप लोगों के क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है वैलिडिटी, तो आपके 2 टाइप्स में आएंगे। तो आप लोग ये वेरी शॉर्ट में एक बार नज़र मार लीजिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो 6 टाइप के आपके क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी होती है। फेस वैलिडिटी, कॉन्ग्रेंट वैलिडिटी, कॉन्करेंट, कंस्ट्रक्ट, इंटरनल फैक्टर। दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जब भी टाइप्स याद करें, करेक्टरिस्टिक्स याद करें तो उसको ईजी वे में कीवर्ड लेके यूज़ किया करें, क्योंकि ईजी से याद हो जाते नहीं भी हो पाते कभी कभी। जैसे कि अगर आप लोग पहला क्या देख रहे हैं, फेस वैलिडिटी है। दूसरा क्या है, फेस वैलिडिटी में आप लोग एक बार बता देती हूँ कि फेस वैलिडिटी होता क्या है। तो फेस वैलिडिटी में 1 बाय 1 शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो फेस वैलिडिटी पे आप ये बोल सकते हैं कि फेस वैलिडिटी को फर्स्टली मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। हाँ जी, तो फेस वैलिडिटी आप लोग हिंदी मीडियम वालों के अकॉर्डिंग मैं इसको बोलते हैं रूप वैधता। और फेस वैलिडिटी होती क्या है, फेस वैलिडिटी से इस बात से ये नहीं होता, मतलब आप लोग ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि जो भी आपका प्रशिक्षण किया गया है मेजरमेंट के द्वारा, बल्कि आपका प्रशिक्षण किस चीज़ का मापन का प्रतीक होता है, किस चीज़ का आपका इवेल्युएट करता है, वो आपका फेस वैलिडिटी कहलाता है। दूसरा आपका आता है कॉन्ग्रेंट वैलिडिटी। कॉन्ग्रेंट वैलिडिटी को आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं, कुछ तो इनमें से आप लोगों की इंक्लूड होती हैं इंटरनल वैलिडिटी में। इंटरनल वैलिडिटी में पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, इंटरनल वैलिडिटी में आप लोगों का फेस वैलिडिटी इंक्लूड होता है, कंटेंट एबिलिटी इंक्लूड होता है, और आप लोगों का और भी जो है जो बस जो मेन है वो फेस, और दूसरा एक्सटर्नल में आप लोगों का कंस्ट्रक्ट और कॉन्करेंट ये सब इंक्लूड हो जाता है, कॉन्करेंट वैलिडिटी। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ कि कंस्ट्रक्ट और कॉन्ट्रैक्ट मेन है, बाकी सब तो आपके नॉर्मल फैक्टर हैं। तो अगर आप लोग नेक्स्ट देख लेंगे तो कॉन्करेंट वैलिडिटी क्या होती है, और उसके बाद थर्ड वन में आप लोगों को बोला गया है कॉन्करेंट। बता देती हूँ पहले, कॉन्करेंट को आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं समवर्ती वैधता। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है जो नॉर्मली 1 नंबर या में पूछ लेगा, वैसे इसके एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें कि हाँ एकदम आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बताना ही हो, तो आप इसे समवर्ती वैधता बोलते हैं। तो ये इसे क्या कहता है कि इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें प्रशिक्षण करने की ज़रूरत होती है, राइट। तो इसमें हम लोग कोई भी पहले की पूर्व स्थिति, मतलब कोई भी पूर्व स्थिति जो हमने एग्जामिनेशन में किए हैं उससे संबंध हमें निकाला जाए या देख लेना चाहिए कि क्या उसकी वैलिडिटी है या नहीं है, तो वो आपके इसमें काउंट हो जाएगा। तो ये सब आपके कुछ टाइप है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। पेपर में सिर्फ इनके नाम पूछे जाएंगे, कितने प्रकार के आपके वैलिडिटी होती है, तो आप लोग 6 कर लेना, एक्सप्लेनेशन की से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं जो मेन क्वेश्चन है, लिमिटेशन और डीमेरिट्स बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू अंताक्षरी के अनुसार है। यहाँ पे वैलिडिटी की शॉर्टकमिंग है, इन मोस्ट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ कोर्स प्रोफेशन ऑफ स्टूडेंट हैव बीन एनालाइज्ड बाय factorial method at large. In such cases, result obtained through his validity will be misleading. कभी कभी क्या होता है, प्रोफेशन ऑफ कोर्स किसी का भी कोई भी परफॉर्मेंस होगा स्टूडेंट्स का, तो एनालाइज करने के लिए आप लोग अलग अलग फैक्टोरियल मेथड बहुत यूज़ करेंगे, और कभी कभी कुछ केसेस में कैसे हो जाता है कि वैलिडिटी आपको जितनी भी वैधता होती है वो मिसलीड भी कर देती है। इट नॉट सर्टेन दैट अ पर्टिकुलर बैटरी ऑफ टेस्ट इंक्लूड ऑल द फैक्टर इनहेरेंट इन अ पर्टिकुलर criterion or not. Next, there is no clear-cut evidence to show that text with high validity in regard to certain factor prove to be valid predictor of the criterion. उसमें कोई क्लियरिटी नहीं होती कि जो भी आप लोगों को एविडेंस शो किया गया टेस्ट में उसकी हाई वैलिडिटी है, हाई आपकी आप उच्च वैधता कितनी है, ये आपके लिमिटेशन में आएगा। डिफरेंस बता देगा ओपिनियन कि आपके रिसर्चर और नेमिंग फैक्टर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आगे देखते हैं एडवांटेजेस बताई गई हैं वैधता की। इतना नहीं पूछते आपके एग्जाम में, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग अगर ये देखना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं PDF अपने
टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे ये वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आगे देख लेती हूँ। नॉर्म्स के बारे में बताया गया, नॉर्म्स का एक बार आप लोग देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ नॉर्म्स भी होते हैं, एग्जाम में आप लोगों का पूछा जाता है कि कितने प्रकार के आपके नॉर्म्स होते हैं, तो आप लोग इजी वे में लिख देना 2 प्रकार है। उस 2 प्रकार में आप लोगों के क्या क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड, एज नॉर्म और ग्रेड नॉर्म। और स्टैंडर्ड और ग्रेड नॉर्म ये सब तो आपके इजी वे में शॉर्ट में वेरी शॉर्ट में पूछने जाते हैं, तो एक बार इसे आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ नॉर्म के बाद एडवांटेजेस आएगी। एडवांटेजेस में आप ये भी लिख सकते हैं। तो फर्स्टली आप ये बोल सकते हैं कि नॉर्म प्रोवाइड ऑर्डर इन सोसाइटी। कुछ फ्यू पॉइंट्स है जो आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप लोगों के शॉर्ट में आएगा तो कौन से 2 पॉइंट आप लोग यहाँ पे राइट डाउन कर भी सकते हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे इट इज डिफिकल्ट टू सी हाउ ह्यूमन सोसाइटी could operate without सोशल नॉर्म्स। तो आपके एडवांटेज के ये कुछ सोशल नॉर्म्स के मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में अगर आएगा तो शॉर्ट में भी आपको कम से कम इसमें 4 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने होंगे, राइट। ह्यूमन बींग्स नीड नॉर्म्स। ह्यूमन बींग्स को भी किसकी ज़रूरत होती है, नॉर्म्स की ज़रूरत होती है। किसके लिए, जिससे कि वो टू गाइड and direct their behavior तो ये आप कुछ 3 पॉइंट लिख लीजिएगा। आगे का आपका डाटा एंड क्लासिफिकेशन है, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बता रही हूँ, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा दोस्तों। डाटा आपका बताना है, डाटा क्या होता है। पहली बात तो डाटा आर इंडिविजुअल पीस ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड आर दे यूज द पर्पज ऑफ एनालाइज। इट इज़ द रॉ इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच स्टैटिक्स आर क्रिएटेड। स्टैटिक्स आर द रिजल्ट ऑफ डाटा एनालाइज। इट इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। ऑफ्टन दीज टाइप ऑफ स्टैटिक्स आर रेफर टू द स्टैटिकल डाटा। इसके 2 प्रकार होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। तो अगर नॉर्मल में मैं आपको बताती हूँ तो डाटा आप ये बोल सकते हैं कि डाटा हम ये बोलेंगे कि एक तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसके आप लोग फैक्ट, उनके कुछ कॉन्सेप्ट और आपका हो जाता है, आप एक इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। मतलब आपका एक जो आप फॉर्मुलाइज मैनर जो कि आप सुटेबल का होता है कम्युनिकेशन के लिए या फिर आपके किसी भी प्रोसेसिंग के लिए इंसान को इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा जो आप कलेक्ट करते हैं वो हमारा डाटा कहलाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में आप लोगों के टाइप्स ऑफ डाटा में इंक्लूड होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो हम काम करते हैं अलग अलग डिजिटल टाइप के हो जाते हैं, तो वो आपका डाटा प्राइमरी डाटा में इंक्लूड हो जाता है। और जो टेक्स्ट और नंबर से करते हैं पर वो मॉडर्न डे में आप लोग कंप्यूटिंग से बात कर सकते हैं, वो आपके मल्टीमीडिया या फिर सेकेंडरी डाटा भी बोल सकते हैं आप लोग। इसे मल्टीमीडिया भी बोला जाता है, मल्टीमीडिया डाटा। मल्टीमीडिया डाटा में जैसे कि आप लोगों के ऑडियो आ जाएंगे, इमेजेस आ जाएगा, ग्राफिक्स और कुछ वीडियोस हो जाएंगी। तो ये आप लोगों को किसमें ऐड हो जाता है, सेकेंडरी में ऐड हो जाता है। और अल्टीमेटली अगर बोलें तो डाटा के प्रकार में आप लोगों के बाइनरी डिजिट में कितने हिसाब से आप इसको स्टोर करते हैं वो आपके हो जाएंगे। बहुत अलग अलग आपकी टेक्निक हो जाती है, तो वो आपका डाटा कहलाता है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या होता है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द कलेक्टिंग डाटा इनटू क्लासेस एंड टू सब क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट। इन इजी वे में अगर मैं आप लोगों को बता दूं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का वर्गीकरण, हिंदी में आप बोल सकते हैं इसका क्लासिफिकेशन मतलब उसका वर्गीकरण करना। मैं आपको इसलिए ओरली भी बता दे रही हूँ कि अगर आपको मेरी राइटिंग से कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इजी वे में इसे कर सकते हैं, राइट, बिना किसी कंक्लूजन के, जिससे कि आप यहाँ पे लिख दे रही हूँ। बाकी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन लग रही होगी तो आप मुझे
मैसेज करके ड्रॉप कर सकते, आई मीन टू से कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों की जो भी इशू आई है, प्रॉब्लम होंगी, वो मैं जल्द से जल्द दूर कर दूंगी, राइट। तो हम लोग अब क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा को देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा वो प्रोसेस है जो अरेंज करता है आपके क्लासेस के जितने भी कलेक्टेड डाटा होते हैं पूरे अकॉर्डिंग जो आपके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसमें आप लोगों का क्लासिफिकेशन ये किया जाता है कि आपके ग्रुपिंग का रिलेटेड फैक्ट जो होते हैं क्लासेस के, उसे वर्गीकरण किया जाता है। शॉर्ट में बोला जाए तो शॉर्टिंग ऑफ लेटर इन अ पोस्ट ऑफिस। कंटिन्यू है आपके कितना टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन कितने होते हैं, 4 ही, ज़्यादा नहीं पूछा था, बस क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2 टॉपिक आप लोगों के सिर्फ क्लासिफिकेशन में नहीं नॉर्मली मेजरमेंट में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे रिलेटेड आप लोगों के ग्राफ और में कुछ सवाल आ जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टेल यू हाउ ऑफन समथिंग हैपन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन टेल यू द नंबर टाइम्स द ऑब्जर्वेशन अकर इन डाटा। एग्जाम्पल दिया गया है फ्रीक्वेंसी आपका डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसमें अक्सर क्या होता है आपसे कुछ पूछा जाता है, जैसे कि अगर यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पर 1 से लेके 9, 0 से लेके 9 तक का नंबर है, ठीक, बट 9 नंबर क्या है, 5 है, बिकॉज 5 टाइम दिया गया है, इसलिए 9 जो है वो कितनी बार दिया गया है, यहाँ पे 5 टाइम दिया गया है, तो वो इंक्लूड करवा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखें। ऐसे नेक्स्ट सवाल आपको दिया गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एक सवाल है कि आप एक हाइट दी गई है कि समझ लीजिए कि एक क्लास में बच्चों की हाइट नापी गई है, उसकी हाइट और उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर दिया गया है कि किसी की 139 है तो एक ही स्टूडेंट है, 145 में 2 स्टूडेंट के अनुसार, 150 के 211 ऐसे करके सब बच्चों की फ्रीक्वेंसी निकाल दी गई। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में आप लोगों को सबसे ज़्यादा ये मदद कर देता है कि मेक बेटर सेंस ऑफ अ डाटा गिवन। ऑल्सो व्हेन द डाटा सेट इज टू बिग, आप लोगों क्या कर सकते हैं कि लार्ज नंबर में अगर आप लोगों के स्टूडेंट का मेजरमेंट करना है तो आप वो डाटा के बेस में इजी फॉर्म में कर सकते हैं, और टेली मार्क आपको काउंटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे आप लोग शो कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का। हैव यू एवर वांटेड टू लिव इन द फ्रीजिंग टंड्रा। इसमें कुछ नहीं है, आप लोगों से सम दिखेंगे तो आप लोगों का फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम का डायग्राम ऐसे बनेगा। आप लोग जैसे ही बार ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा, फ्रीक्वेंसी देखा होगा, तो आपका फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम में आप लोगों का क्या होता है कि आप लोगों के जितने भी डायग्राम बनते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो आप लोग ऐसा अपना ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा कि इसमें ऑर्गेनाइज होता है जितने भी आप लोगों के डाटा होते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ विद द वर्टिकल कॉलम में होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी के डाटा को और अकरिंग ऑफ डाटा। इट इज़ रियली यूजफुल टूल, वी कैन यूज अ विजुअलिंग ऑफ अ डाटा टू मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड। ये हम लोग रियली ईजी से यूज़ भी कर सकते हैं, और ये हम लोग एक विजुअलाइज डाटा होता है जिसे आप देख कर आप अच्छे से समझ भी सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, क्योंकि आपका इस बार जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है असेसमेंट फॉर लर्निंग में, तो उसमें आपका एक टॉपिक कट गया है एनपीसी। तो एनपीसी की जगह अब आप लोग सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर आप लोगों का 3 टॉपिक आ जाता है, मीन, मोड और मीडियन। ये 3 टॉपिक आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आप चलिएगा। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, चलिए देखते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर ऑल्सो यूजुअली कॉल्ड एज द एवरेज। आप लोगों को इसमें बोल दिया जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति। सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बता दे रही हूँ, तो उसमें आप लोग को बोला जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति। हिंदी में आप लोगों को अगर इजी वे में समझना हो तो सेंट्रल टेंडेंसी वो होता है जिसके मूल्य से आप लोग समूह के व्यक्तिगत जो खंडित श्रेणी में होती है या उनके यूजुअली आप लोग सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ का एवरेज, और दे गिव अस एन आइडिया अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वैल्यू इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमें क्या दे देते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी में ये हमें एक आइडिया दे देते हैं किसके बारे में, कि आप लोग सेंट्रल पार्ट जो बीच का निकल रहे हैं उसका। जैसे फॉलोइंग आर द 5 मेजर सेंट्रल टेंडेंसी होता है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है आपका सेंट्रल टेंडेंसी में। पहला होता है आपका अरिथमेटिक मीन, दूसरा होता है मीडियन, तीसरा होता है मोड, चौथा होता है आपका ज्योमेट्रिक, पांचवा हार्मोनिक और छठा वेटेड मीन होता है। तो ये 6 तरीके के आप लोगों के 5 नहीं है गाइस, यहाँ पे 6 तरीके के मेजर आपके सेंट्रल टेंडेंसी में दिए गए हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं, तो वो अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड।
तो आप लोग इसके शुरू के 3 टाइप हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको इन लोगों के बारे में डिस्क्राइब के साथ साथ इन लोगों की कैलकुलेशन भी आप लोगों को करने हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप देख सकते हैं, मीडियन, मोड और मीडियन। मीन, मोड और मीडियन में निकालते हैं तो आप लोग इजी वे में से याद कर सकते हैं कि 3M। सेंट्रल टेंडेंसी में आप लोगों का क्या आता है, 3M बोला जाता है। मीन में आप लोग क्या करते हैं, एवरेज ऑफ द डाटा। एग्जाम्पल में अगर आपको बता दूं कि आप लोग कोई से भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया गया हो, कितने का भी पूछा गया हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी सवाल में दे दी गई हो, तो आप लोग क्या करेंगे कि इन सारे जितने भी आप लोगों को यहाँ पे जैसे डिजिट दिख रही है 1 5 4 5 2 3, तो इसको आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। तो मीन में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी सम्स दिए, जितने भी डिजिट दी गई होती है उनको आपस में हम लोग ऐड कर देते हैं, और कितनी डिजिट है उसको टोटल अपॉन में करके लिख देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं हमारे टोटल 6 करके, और अपॉन में हम लोग इसका आंसर ला देंगे, राइट। तो इसका टोटल जो भी आपका आएगा उसको 6 से आपको डिवाइड करता है। ये आप लोग मीन का निकालने का तरीका है। मीडियन वो होती है द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा, जो उनसा भी डाटा आपका दिया गया है उसका मिडल वैल्यू। जस्ट लाइक अगर आपका ये डाटा दिया हुआ है और आपको इसी का ही मीडियन निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे। तो आप लोग मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तो इसे आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पहला प्रोसीजर मीडियन निकालने का यही बेस्ट तरीका है कि आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोग डाटा को जो भी डिजिट है उसको असेंडिंग से ऑर्डर में नहीं लगाएंगे तो आपका मीडियन में जो आंसर आया वो गलत भी हो सकता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग डाटा को अरेंज कर लीजिएगा कि जिस तरीके से आपका दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिया है उसके अकॉर्डिंग पहले आप ये देख लीजिएगा कि ये ऑड है या इवन। तो अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है, ये ऑलरेडी आप लोगों के 2 से डिवाइड हो सकता है। तो टोटली आप इसका n/2 का फॉर्मूला लगा के इसे कट कर देंगे। जैसे कि आप लोगों ने फॉर्मूला पहले भी सीखा होगा, जिन बच्चों में इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी है उन्हें ये मीडियन का फॉर्मूला आता भी होगा, n/2, और इसका आंसर आ जाएगा जैसे 3। तो ये 3 सिर्फ आंसर नहीं होगा, आपको ये देखना होगा कि तीसरे नंबर पर कौन सी डिजिट आएगी वो आपकी मिडल वैल्यू कहलाएगी। अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे देखूँ मेरा आया 3, तो 3 के अकॉर्डिंग देखूंगी 1 2 3, तो 3 नंबर पे क्या डिजिट आई है 3, तो मीडियन हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, राइट। तो ये आप लोगों का मीडियन निकालने का तरीका है। और यही अगर आपका बाय चांस यहाँ पे आपका टोटल डिजिट में कोई भी ऑड नंबर आ जाए, जैसे 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो ऐसी डिजिट को आप डायरेक्ट अपॉन 2 नहीं करेंगे, इसमें आप n+1 अपॉन में 2 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 5 में 1 प्लस कर देंगे तो ये 6 बन जाएगा, तब जाके आप मीडियन निकाल सकते हैं। और या फिर 7 में 1 प्लस करके अपॉन में 2 कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा आपका 8/2, मतलब या तो 4th नंबर पे जो डिजिट आई है 3 नंबर पे। तो मीडियन निकालने के लिए आप लोगों को एग्जैक्टली यही डिजिट यूज करनी पड़ेगी। आगे आपका मोड, मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू, सबसे ज़्यादा जो भी आपके डाटा में जो डिजिट सबसे ज़्यादा बार दी गई हो, ये आपका आसान तरीका मैं बता रही हूँ, जो डिजिट आपके सबसे ज़्यादा बार दी गई होगी वो आपका मोड के लिए कहलाएगा। अगर आप लोगों को मेरे इस वाले एग्जांपल से ही मैं देख लेती हूँ वापस से, अगर आप इक्वेशन देख रहे हो तो मोड में भी आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद आपको देखकर यही पता चल जाएगा कि आपका 5 सबसे ज़्यादा बार डिजिट कितनी है 5, तो 5 कितनी बार आया, 2 बार आया है, इसलिए आपका मोड आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इन तीनों में अभी तक कन्फ्यूजन नहीं होगी, इजी वे में समझ में आ गया होगा कि मीन आप लोगों को सब एक तरीके से सबका सम करना होता है, जो आपका पहला प्रोसीजर है। और मीडियन में सबसे पहले आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, और उसके बाद आप लोग n/2 का फॉर्मूला लगाएंगे, और नहीं तो आप लोगों के अगर ऑड वाली डिजिट है तो उसमें n+1 अपॉन में 2 करके फॉर्मूला यूज़ करके आप लोग मीडियन निकालेंगे। और इस वाले में आपको सम करना है, जो भी आपका डाटा दिया गया है, जो भी डिजिट है, और उसको 2 से डिवाइड कर देना, या फिर जो आपकी टोटल डिजिट है, 2 से नहीं करना, टोटल डिजिट से करना है। और मोड आप लोगों का जो आपकी डिजिट सबसे ज़्यादा बार दी गई हो आप उसको ही आंसर मानेंगे। अगर बाय चांस आपके क्वेश्चन में 2 बार 2 भी दे रखा हो और 2 बार 5 भी दे रखा हो, बाकी कोई भी डिजिट दे रखी हो, तो आपका आंसर 2 और 5 दोनों माना जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही डिजिट इसमें आप लोगों की ऐड होगी।
राइट। तो ये आप लोग इसी तरीके से अपने एग्जाम में मीन मोड मीडियन आएगा तो पहले आप लोग वैसे ही कीजिएगा कि सेंट्रल टेंडेंसी की आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा आगे जैसे मैंने बताई है। उसके बाद उसके 3 तरीके के टाइप होते हैं, बाकी के टाइप मत लिखिएगा, वो तो मैंने आप लोगों को आगे का बता दिया, बट वो 3 मेन थे। तो आप लोग क्या करिएगा, मीन मोड मीडियन को 1 बाय 1 करके ऐसे ही डायग्राम के थ्रू दिखा के और उसके बाद आप लोग समझा सकते हैं। आपका अगर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को लग रहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन, वैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन का है, तो आप इनका छोटा छोटा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को ईजी वे में बताया है। आगे देखते हैं आपका मीन कैसे निकलता है, वही जो मैंने आपको बताया था वही शॉर्ट में था। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है मीन लोकेट द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन, राइट। तो पेपर में आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि मीन को हम लोग अरिथमेटिक मीन भी बोला जाता है। मोस्ट कॉमन मेजर है द मीन, इनके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं ये। द मीन इज सिंपली द सम ऑफ द वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन अ सेट। जैसे कि मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल देके बताया था कि आप लोगों को जितनी भी वैल्यू, जितनी भी डिजिट दे रखी है उनका आपस में प्लस कर देना है और टोटल नंबर जितनी भी डिजिट दे रखी है उससे आप लोगों को डिवाइड कर देना है, राइट। जैसे आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है, ये है आपका मीन निकालने का तरीका। मीन में आप क्या करेंगे, सारे के सारे जितने भी सम्स हैं उनको प्लस करके और टोटल जितनी डिजिट है इन लोगों को उसी से डिवाइड कर देना है। ये हो जाएगा आपका मीन। आगे ये है आप लोगों का एग्जाम में मेरिट्स भी पूछे जाते हैं। तो पहला है इट इज अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। फर्स्टली सबसे अच्छा मेरिट इसका ये है कि ये बहुत ही आसान है इसको समझना और आसानी से ये कैलकुलेट हो जाता है क्योंकि हमें सिर्फ इसे प्लस करके अब डिवाइड करना होता है टोटल वैल्यू से। और इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन, और ये पूरे के पूरे जितने भी आपके डिजिट का है उसका पूरा ऑब्जर्वेशन कर देता है। इट इज़ फेमिलियर टू कॉमन मैन एंड रिजिड डिफाइंड। इट इज़ कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट और इट इज़ अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, इट इज़ मोर। एंड में आप ये बोल सकते हैं कि यह बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है यानी स्थिर है। ये आप लोगों के मेरिट्स हैं। मेरिट्स में आपका ये बोल दिया जाए तो ये आप मीन का मेरिट्स आप लोगों के एग्जाम्पल या फिर आपके वेरी शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है कि राइट द 2 मेरिट्स ऑफ मीन। तो आप लोग ऐसे सिर्फ इजी वे में याद कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को हेल्प हो जाएगी, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं डीमेरिट्स बता रहे हैं। डीमेरिट्स में आप लोगों का आ रहा है, पहला है इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन। ये आप लोगों को क्या किया जा सकता है, इंस्पेक्शन के द्वारा आप लोगों को निर्धारित नहीं किया जाता। क्या मीन किसके द्वारा नहीं, इंस्पेक्शन के द्वारा आप लोगों को नहीं निर्धारित किया जा सकता। अरिथमेटिक का मतलब होता है कैन नॉट बी यूज, याद रखिएगा दोस्तों। अरिथमेटिक मीन आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अरिथमेटिक का मतलब और मीन आपका सेम हो जाएगा। कैन नॉट बी यूज इफ वी आर डीलिंग विद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली लाइक कास्ट, रिलीजन और सेक्स। इसमें डायरेक्ट इसमें बोल दिया गया है कि अरिथमेटिक का मीन जो है वो आप लोगों का किस में यूज नहीं होगा, किसी भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के डील करते हुए नहीं होगा और न ही आप लोग के कास्ट, रिलीजन, सेक्स के मेजर करते हुए। कि नेक्स्ट है अरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी ऑब्टेन इफ अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग और लॉस। तब भी वो कैलकुलेशन में नहीं हो सकता कि जब आपका कोई भी सिंगल ऑब्जर्वेशन उसमें से मिसिंग हो या फिर उसमें से गायब हो। अरिथमेटिक मीन इज वेरी मच अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। चलिए आगे देख लेते हैं मेन पॉइंट्स आप लोगों का। नेक्स्ट बनता है आपका मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरा है द मीडियन इज डिटरमाइंड बाय शॉर्टिंग द डाटा सेट फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू एंड टेकिंग द डाटा पॉइंट इन द मिडल ऑफ द सीक्वेंस। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो भी वैल्यू आप लोगों को गिवन होगी उसको आपको पहले छोटे से बड़ा अरेंज करना होगा और उन डाटा पॉइंट में आप लोग को उसका मिडल सीक्वेंस बताना होता है। मीडियन वाले में मिडल वैल्यू इज ऑर्डर्ड सीक्वेंस इफ ऑड एन, अगर ऑड आपकी कोई भी वैल्यू ऑड होती है तो उसमें मिडल वैल्यू सीक्वेंस, क्योंकि अगर इवन होगा तो एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यू। मैंने इजी वे में आप लोगों को पहले बता दिया कि अगर आपकी वैल्यू 3, 5, 7 ये सब होगी तो आप लोगों को n+1/2 का फॉर्मूला लगाएंगे, इजी वे में आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। और अगर इवन होगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ये आपके मीडियन के कुछ पॉइंट है, आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि आप लोगों का मीडियन में हिंदी में मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे। मीडियन को हिंदी में मध्यिका बोलते हैं और मध्यिका एक तरीके से उस स्थिति का मान है जो वितरण को 2 समान भागों में आपस में बांट देता है और उनके एक भाग में अंतर्गत कर देता है, राइट। आगे देख लेते हैं
आप लोगों के इसके मेरिट्स भी हैं, मेरिट्स आप लोग देख लीजिएगा। कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके एग्जाम के लिए डाले हुए हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम में होना है कि अगर इनके मेरिट्स पूछ लिए जाए। इट इज़ रिजिड डिफाइंड है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट, इट इज़ नॉट ऑल अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, और इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ओपन एंडेड क्लास। मीडियन एक ओनली एवरेज जो यूज विल डीलिंग है और कैन बी डिटर्म ग्राफिकली। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि मेरिट इनके फायदे बहुत सारे हैं। फायदे होने का इसका यह है कि नेक्स्ट देख लेते हैं, डीमेरिट्स बताए गए हैं। इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिडन कैन नॉट बी डिटरमाइन एग्जैक्टली। कभी कभी इसमें आपके डीमेरिट्स इसमें ये भी हो जाते हैं कि हाँ, आप लोगों के कभी कभी कोई सम से कोई वैल्यू ऐसे दे दी जाती है कि उसमें मीडियन मतलब बीच का कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। जैसे कि आपका कभी कभी डिजिट ऐसे बन जाता है कि उसमें आप लोग 7.5 आपका कभी कभी कैलकुलेशन में अकॉर्डिंग आ जाता है, या फिर कोई कोई आपका ऐसे हो जाता है मीडियन में आंसर नहीं निकलता, तो ये एक डीमेरिट्स माना जाता है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, इट इज़ नॉट कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो ये कैपेबल नहीं है आपके कोई भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए। मीडियन जैसे मैंने आपको बताया, इफ़ एन क्या होगा, ऑड होगा तो आपका आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन में 2, और अगर आप लोगों का इवन होगा तो n अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2 का 2 कर लेना। तो ये फॉर्मूला आप मीडियन का देख लीजिएगा। आगे बढ़ती हूँ मैं। मोड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी आपका तीसरा पार्ट है। मेजर ऑफ पार्ट का एक हिस्सा है सेंट्रल टेंडेंसी। द मोड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डाटा सेट, और मे बी नो मोड और नो सेवरल मोड। कभी कभी क्या होता है कि ये एक ना ही इसमें कोई मोड से वैल्यू आती है और ना ही कोई सेवरल मोड होते हैं इसके अंदर, और मोड को आप लोग हिंदी में बहुलक कहते हैं। बहुलक होता है आप लोगों का मोड में। मीडियन आपका मध्यिका के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया। बहुलक क्या होता है कि कभी कभी आपको क्या कर किसी श्रृंखला से आप लोगों को उसका मान निकालना है, और ये आप लोगों को सिंपल तरीका बहुलक का आप ये भी बोल सकते हैं कि बहुलक क्या होता है, वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है। जैसे मैंने आपको आगे भी बताया था, जो सबसे अधिक बार आता है ये बोल सकते हैं, या फिर प्रकट होता है कोई सी भी लैंग्वेज, पर पेपर में आप ये लिख सकते हैं कि जो संख्या जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आती है वो आपकी मोड की वैल्यू कहलाती है। आगे मेरिट्स बता रखे हैं। मोड इज रीडली कॉम्प्रिहेंशन एंड इजी टू कैलकुलेट। मोड क्या होता है, आप लोगों का इजी कैलकुलेट, आराम से उसे पढ़ा भी जा सकता है और कैलकुलेट भी कर जाता है। मोड इज नॉट ऑल अफेक्टेड by extreme value. Mode can be conveniently located even if the frequency distribution has class interval unequal magnitude. मोड के एवरेज बता रखे हैं, यूज कैसे उनका आइडल साइज किया जाता है, इन लोग के कुछ फायदे हैं। आगे डीमेरिट्स देख लीजिए आप। मोड एक इल डिफाइंड है, इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन। मोड क्या होता है, ये आप लोगों के पूरे ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड नहीं होता, और ना ही वो कैपेबल होता है मैथमेटिकल के ट्रीटमेंट में। एज कम्पेयर्ड विद मीन एंड मोड, अगर कंपेयर किया जाए मीन और मोड को, तो अफेक्टेड किया जाए तो ये फ्लक्चुएशन बाय सैम्पलिंग। आप लोगों का ये बोल सकते हैं कि कोई भी सैंपल के द्वारा आपका अप डाउन्स बोल सकते हैं, या फिर उतार चढ़ाव। तो ये आप लोगों के मोड। तो मैंने आपका मीन, मोड और मीडियन के आपको बता दिया। सबसे पहले आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है कि आप लोगों को उनके सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन के साथ और उसके 3 आपके फॉर्म होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग मीन, मोड, मीडियन को ऐसे समझा सकते हैं, और इनके मेरिट और डीमेरिट्स, इतने नहीं तो कम से कम 2-3 आप डीमेरिट्स लिख देंगे, तो ये आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन में प्रिपरेशन हो जाएगी, राइट। मोड का एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों का दिया गया है, नंबर ऑफ मोड है 10.3, 4.9, 8.9, 11.7, 6.3, और ये 1 मोड दे रखा है, मोर देन 1 मोड। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको मैंने पीछे बोला कि डीमेरिट में आता है कि कोई भी मोड नहीं होता, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को कभी कभी ऐसे डिजिट दी जाएगी कि इसमें कोई मोड नहीं, क्योंकि इसमें एक भी संख्या कॉमन नहीं आ रही। इसमें 10 लिखा है, 4 है, 8 है, 11 है, 6 और 7 है, तो इसमें कोई भी मोड नहीं होगा। दूसरा कोई आप लोगों का डाटा आता है जिसमें एक मोड निकलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें 4.9 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4.9। ऐसे ही
आप लोगों का मोर देन वन मोड, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया कि आप लोगों का एक से ज़्यादा बार आप लोगों का मोड आ जाता है, तो उस वाले डिजिट में आप लोगों को क्या करना है कि एक से ज़्यादा बार, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 2 डिजिट 2 बार आई है, ये वाले 2 डिजिट भी आएगा, तो इसका आंसर आपका 22 और 43। तो ये 2 आप लोगों को 3 तरीके के मोड के एग्जाम्पल हो जाते हैं जो आपके एग्जाम में बैठते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से अपना एग्जाम्पल कर लीजिएगा। सॉल्यूशन आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों को पहले अरेंज करना होगा छोटे से बड़ा, उसके बाद आप देख सकते हो नहीं भी करेंगे तो भी जो डिजिट सबसे ज़्यादा बार आई होगी, और अगर नहीं आई होगी तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि इसमें मोड आपको गिवन नहीं है। आई होप आप लोगों को मेरी ये शॉर्ट सी वीडियो, शॉर्ट सी नहीं बोलूँगी, ये मैंने अर्जेंटली डाली है दोस्तों क्योंकि आपका एग्ज़ाम है 2 दिन बाद इसका। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई होगी, एट दी एंड मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कोई ना कोई मदद हो जाए, तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो। नेक्स्ट ये बात है कि आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिए हैं ये आप लोग अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना मत भूलिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं बता सकती हूँ आप लोगों को कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी एग्जाम आने से पहले, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आज की छोटी सी वीडियो बस इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉच। बाकी लास्टली मैं आपको यही बोलूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल दूंगी, सिर्फ कौन कौन से यूनिट के वाइज आपके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी शॉर्ट वीडियो के लिए। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।